नमस्ते। लास्ट लेक्चर में हमने रोल्स ऑफ लीव्स इन फोटोसिंथेसिस में लीव्स का क्या काम होता है, उसका क्या पार्ट होता है, उसके बारे में हमने देखा था। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, उसके बारे में देखेंगे, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इमेजिन व्हाट विल हैपन टू लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपको इमेजिन करने के लिए बोलते हैं कि सोच के देखो कि लाइफ अर्थ के ऊपर जितनी लाइफ है उनके बारे में क्या होगा अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो। अथवा तो एक और क्वेश्चन कैसे इमेजिन करने के बोला है कि इमेजिन करो कि अगर इमेजिन व्हाट विल हैपन इफ द सन डज नॉट राइज एट ऑल फॉर 4 मंथ। अगर 4 महीने तक एक भी बार सन राइज ही नहीं हुआ तो क्या होगा, इसके बारे में इमेजिन करने के लिए बोल रहे। दोनों का पॉइंट सेम ही है, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो क्या होगा और अगर सन नहीं राइज हुआ तो क्या होगा। तो दोनों का पॉइंट क्या है, सेम ही है, क्योंकि अगर सन राइज नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा। तो अगर ये दो बातें नहीं हुई तो अगर सन राइज नहीं हुआ, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुई तो अर्थ के ऊपर जी रहे जीवित प्राणी अथवा तो लाइफ के बारे में उनका हाल क्या होगा, इसके बारे में इमेजिन करने को बोल रहे हैं। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ विल नॉट बी पॉसिबल। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं है, एब्सेंट है, तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। किस किस तरह से देखते हैं। देयर वुड बी नो फूड अवेलेबल, कोई फूड ही नहीं होगा। अगर फूड फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो फूड मिलेगा नहीं, और अगर फूड ही नहीं होगा तो हम क्या खाएंगे और कैसे जिएंगे। In the absence of food, the survival of living organism will not be possible as all organisms are directly and indirectly dependent on food made by plants. पहला क्या बोला कि फोटोसिंथेसिस अगर ना हो तो लाइफ के लिए लाइफ पॉसिबल नहीं है। उसके रीजन 1 बाय 1 बताए। पहला रीजन क्या है कि फूड नहीं होगा। तो क्या बोला कि अगर फूड ही नहीं होगा, एब्सेंस ऑफ फूड में सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जीना मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली अथवा तो इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो क्या जो प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं उनके ऊपर ही डिपेंडेंट है। फिर चाहे प्लांट्स में से फ्रूट्स मिलते हो, वेजिटेबल्स मिलते हो, पल्सेस मिलते हो, जो भी, लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम सब किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो क्या प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर वहाँ पे फूड ही नहीं प्रिपेयर होगा तो लाइफ के लिए जीना पॉसिबल नहीं रहेगा। सेकेंड पॉइंट, ऑक्सीजन ए बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल नॉट बी रिलीज्ड। पहला पॉइंट था कि फूड प्रिपेयर नहीं होगा इसीलिए नहीं जी सकते। दूसरा पॉइंट है कि ऑक्सीजन, अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हुआ तो ऑक्सीजन जो प्लांट्स में से बाहर निकलता है वो नहीं आएगा, बाहर रिलीज नहीं होगा। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी ऑफ लाइफ, रेस्पिरेशन। तो अगर ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा, ऑक्सीजन रिलीज ही नहीं होगा, तो जो हम सब सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटी करते हैं अपने लाइफ की, जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटी क्या है तो क्या रेस्पिरेशन। अगर हम श्वास लेना बंद कर देंगे तो हमारा पूरी लाइफ ही खत्म हो जाएगी। तो वो हमारी एक्टिविटी इम्पोर्टेंट है। सबसे खास एक्टिविटी कौन सी है तो क्या रेस्पिरेशन करना है। तो विदाउट ऑक्सीजन रेस्पिरेशन प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। तो सेकेंड पॉइंट क्या है तो क्या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हुआ तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा, और ऑक्सीजन के बिना हम सब जी सकते नहीं हैं। विदाउट रेस्पिरेशन नो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव। तो रेस्पिरेशन के बिना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जी सकता नहीं है। थर्ड पॉइंट है photosynthesis maintain a balance between oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. This balance will be disturbed in the absence of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है ना वो क्या करते हैं तो क्या हमारे एटमॉस्फेयर जो बाहर का जो वातावरण है एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बैलेंस करके रखते हैं। तो अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हुआ तो क्या होगा तो क्या ये जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, इसीलिए उनकी लेवल में क्या हो जाती है इक्वेलिटी आ जाती है। लेकिन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ही नहीं होगा तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही रह जाएगा, ऑक्सीजन रहेगा ही नहीं। और बाहर के वातावरण में अगर कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा तो उनके लेवल में डिस्टर्बेंस आ जाएगी और हम कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर सकते नहीं है। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी बाहर और एटमॉस्फेयर में रहेगा
और हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो भी मिलेगा नहीं, तो उनके बैलेंस में डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो ये 3 वेज यहाँ पे दिए गए हैं मेन कि जो नहीं किए गए तो लाइफ के लिए सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है। और ये 3 वेज किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो क्या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ऊपर। फोटोसिंथेसिस हुआ तो फूड प्रिपेयर हो गए, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ तो ऑक्सीजन रिमूव हो गए, रिलीज हो गए, और फोटोसिंथेसिस के कारण ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल में बैलेंस बना हुआ रहेगा। लाइफ दस वुड बी इम्पॉसिबल विदाउट फोटोसिंथेसिस। तो क्या चला, हम लास्ट में हमने समझा कि कोई भी लाइफ, सभी लाइफ के लिए फोटोसिंथेसिस के बिना सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है। Similarly, if the sun does not rise at all for few months, photosynthesis will not take place and the balance of gas will also disturb. Thus, existence of life would be greatly affected. तो जैसे फोटोसिंथेसिस के बिना लाइफ का जीना मुमकिन नहीं है, उसी तरह अगर सन भी बहुत मंथ के लिए राइज नहीं हुआ तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस तो होगा ही नहीं, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा और जो एटमॉस्फेयर में जो गैस का बैलेंस है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, और इस तरह लाइफ को बहुत सारा इफेक्ट पड़ेगा, वो ग्रेटली अफेक्टेड हो जाएंगे, उनको नुकसान पहुंचेगा। तो सनराइज होना भी जरूरी है और फोटोसिंथेसिस होना भी जरूरी है। यहाँ पे हमें 3 एक्टिविटीज दी गई है। 3 एक्टिविटीज में प्लांट्स के पॉट को लेकर एक्टिविटी की गई है और अलग अलग मटेरियल यानी कि आयोडीन सोल्यूशन जैसे, फिर पेपर क्लिप्स, ड्रॉपर, सभी में आयोडीन सोल्यूशन का होना ज़रूरी है ताकि ये एक्टिविटी कर सके। लेकिन एक्टिविटी का काम क्या होता है कि हमें समझना कि उसमें से हमें क्या मेन पॉइंट, हमें क्या उसमें से सीखना है वो। तो हमारा एक्टिविटी का मेन पॉइंट क्या है, तो कि फोटोसिंथेसिस होना ज़रूरी है। तो फोटोसिंथेसिस के बिना प्लांट्स ग्रो हो सकते नहीं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल ले लो, 1-2 प्लांट्स ले लो, एक प्लांट्स को आप सनलाइट में रखो और दूसरे प्लांट्स को कोई डार्क रूम में रखो जहाँ पे सनलाइट आ सकती नहीं है। 10 डे अथवा तो 5-10 डेज के बाद आप देखो, दोनों प्लांट्स को चेक करो, क्या होगा, जो प्लांट सनलाइट में है वो एकदम हरा भरा ग्रीन लीव्स से अच्छा वेल ग्रोथ होगा। लेकिन जो प्लांट्स आपने विथआउट सनलाइट यानी कि कोई डार्क रूम में रखा है वो क्या हो जाएगा, तो कि मुरझा जाएगा और ड्राई हो जाएगा। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होना जरूरी है। और हमने एक ए वाली एक्टिविटी के लीव्स में भी मैंने आपको बताया था कि जो मनी प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, कुछ पार्ट्स वाइट होते हैं और कुछ पार्ट्स ग्रीन होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किस जगह पे होते हैं, जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं वहीं पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। वाइट पार्ट्स में, लीव्स का जो वाइट पार्ट होता है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती नहीं है। तो ये आयोडीन सॉल्यूशन के थ्रू हम समझ सकते हैं। लेकिन ये बात तो हमें पहले से ही पता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सिर्फ ग्रीन लीव्स में यानी कि जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है वहीं पे होता है ये प्रोसेस। तो एक्टिविटी में हमें यही समझना है कि प्लांट्स को ग्रो होने के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की ज़रूरत है और फोटोसिंथेसिस को सनलाइट की ज़रूरत है। विथआउट सनलाइट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा नहीं। वहाँ पे क्लोरोफिल जो ग्रीन लीव्स में होते हैं उस पार्ट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है और वो ग्रो होते हैं और हमें फूड देते हैं। उसके बाद वाला पॉइंट है हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। सो फार वी हैव लर्नड अबाउट ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन विच इज कॉमनली फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स। हमने बहुत पढ़ लिया किसके बारे में, तो क्या ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक मतलब अपने आप ही फूड प्रिपेयर करना और अपने आप को अपने लिए खुद ही फूड प्रिपेयर करना। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन जो कहाँ पे होते हैं, तो कि सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में होते हैं, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं ग्रीन प्लांट्स वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करके खाते हैं। लेकिन देर आर हाउएवर सम प्लांट्स विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड। लेकिन बहुत सारे प्लांट्स होते हैं और बहुत सारे लाइफ ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स ऐसे भी होते हैं कि जो अपना फूड प्रिपेयर कर सकते नहीं हैं। द लीव्स इन दिस प्लांट्स डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। जो प्लांट्स फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते उनके लीव्स में क्लोरोफिल होता नहीं है, इसीलिए वो फूड प्रिपेयर कर सकते नहीं है। हाउ डू दिस प्लांट्स डिराइव देयर न्यूट्रिशन। तो इस तरह के प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन किस तरह लेते होंगे, कहाँ से आप
अपने लिए फूड लेते होंगे। तो कि लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड्स ऑन फूड प्रिपेयर्ड बाय अदर प्लांट्स। जैसे हम ह्यूमंस और एनिमल्स भी अपने फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, वैसे उस तरह के प्लांट्स जो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते ना, वो प्लांट्स दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं जहाँ से उन्हें फूड मिल जाता है, अदर प्लांट्स के ऊपर। एक प्लांट्स दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहता है। और दिस इज द हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये जो मोड होता है ना, उसको कहते हैं हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब एक प्लांट्स अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहना, क्योंकि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकता नहीं है। तो इस तरह जो न्यूट्रिशन लेते हैं उसको कहते हैं हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रोफिक प्लांट्स के 4 टाइप्स है कि किस तरह कौन से प्लांट्स में से किस तरह प्लांट्स में से फूड लेते हैं। फर्स्ट है पैरासिटिक प्लांट्स, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस, सिम्बायोटिक प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में तो हमें आ ही गया कि प्लांट्स जो इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो अभी इस सभी के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट है पैरासिटिक प्लांट्स। पैरासिटिक प्लांट्स में पैरा का मतलब है अदर और सिटिक मतलब डिपेंड, मतलब दूसरों प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहना। तो देखते हैं पैरासिटिक प्लांट्स में क्या आता है। The non-green plants which live on other living organism and obtain their food from them are called parasitic plants। जो ग्रीन नहीं होते, जो प्लांट्स ग्रीन नहीं होते, नॉन ग्रीन प्लांट्स विच लिव ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो किसके ऊपर जीते हैं, तो कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर लाइव करते हैं और वहां से अपना फूड लेते हैं, उनको कहते हैं पैरासिटिक प्लांट। समझ में आया? ग्रीन प्लांट्स नहीं, कौन से प्लांट्स हैं? नॉन ग्रीन प्लांट्स, जो ग्रीन प्लांट्स नहीं होते लेकिन होते किसके ऊपर है, तो कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, जहाँ से अपना फूड वो ले लेते हैं। इस तरह के फूड को कहते हैं, इस तरह के प्लांट्स को कहते हैं पैरासिटिक प्लांट्स। द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच ए पैरासिट्स डिराइव इट्स फूड इज कॉल्ड होस्ट। और जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म से ये पैरासिटिक प्लांट अपना फूड लेते हैं, डिराइव करते हैं, उसको कहते हैं होस्ट। समझ में आया? माना कि ग्रीन प्लांट्स है, उसके ऊपर नॉन ग्रीन प्लांट्स अपना फूड लेते हैं ग्रीन प्लांट्स में से, तो जो जहाँ से उनको फूड मिलता है वो होगा होस्ट। ए कॉमन प्लांट पैरासाइट इज कसकटा और डोडर प्लांट। मोस्ट यानी कि कॉमनली जाने पहचाना सा प्लांट का नाम क्या है, तो कि कसकटा। देखो यहाँ पे कसकटा का एग्जाम्पल दिया गया है, जहाँ पे ग्रीन प्लांट्स के ऊपर नॉन ग्रीन प्लांट्स डिपेंडेंट रहते हैं। दिखाई दे रहा है ना सबको? ग्रीन प्लांट्स के ऊपर नॉन ग्रीन प्लांट्स डिपेंड जीते हैं, लाइव करते हैं और ग्रीन प्लांट्स में से अपना फूड ले लेते हैं। इस तरह वो सर्वाइव करते हैं। दिस पैरासाइट प्रोड्यूस येलो tubular structure which attach themselves to a plant and wrap them around the stem and branches। क्या है, तो कि इस तरह के जो पैरासिट प्लांट्स है, एक कसकटा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो कि एलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, येलो कलर का स्ट्रक्चर होता है, जो दूसरे प्लांट्स के स्टेम में व्रैप हो जाता है, एकदम कवर अप हो जाता है और उनके स्टेम और ब्रांचेस में से एकदम जकड़कर पकड़कर रहता है। कौन, तो कि ये जो येलो प्लांट्स है, यानी कि नॉन ग्रीन प्लांट्स, किसकी को, यानी कि ग्रीन प्लांट्स के स्टेम और ब्रांचेस में एकदम कवर अप होके रहता है। क्लोरोफिल इज नॉट प्रेजेंट इन इट लीव्स और रेड्यूस्ड टू माइन्यूट स्केल। इनके लीव्स क्या होते हैं, तो कि बहुत कम, यानी कि माइन्यूट छोटे छोटे होते हैं और इनके लीव्स में क्लोरोफिल होता नहीं है। क्लोरोफिल इज नॉट प्रेजेंट इन दिस प्लांट। इट एब्जॉर्ब्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स थ्रू स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड होस्टेरिया। ये जो जहाँ पे क्लोरोफिल नहीं होता, जिनके लीव्स में क्लोरोफिल नहीं होता, वो लिविंग प्लांट्स यानी कि ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये अपना फूड, रेडीमेड फूड कहाँ से ले लेते हैं, जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू जो फूड बना सकता है, उस प्लांट्स में से रेडीमेड फूड ले लेते हैं। और किसके थ्रू लेते हैं, तो क्या होस्टेरिया स्ट्रक्चर के थ्रू।
ये जो होस्ट एरिया होता है एब्जॉर्ब्स फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट। इनके पास होस्ट एरिया होता है, वो क्या करता है तो कि जो होस्ट प्लांट है, जो ग्रीन प्लांट्स है, वहाँ से फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि रेडीमेड फूड, जैसे हम रेडीमेड क्लॉथ्स लेते हैं, हम रेडीमेड क्लॉथ्स मतलब कापड़ लेकर स्टिच किए हुए रेडीमेड प्लांट्स, वैसे ही फूड प्रिपेयर किया हुआ रेडीमेड फूड कौन ले लेता है तो कि पैरासिटिक प्लांट्स। किसके थ्रू तो कि होस्ट एरिया के थ्रू। तो इस तरह दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होना किसको कहते हैं, पैरासिटिक प्लांट्स को। सेकेंड है सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। सेप्रो मतलब डिकेइंग मैटर और फाइटोस मतलब प्लांट। डिकेइंग मतलब जो डीके हो चुका है, जो सड़ चुका है, इस तरह के मैटर में से क्या करना तो क्या अपना न्यूट्रिशन लेना। देखो, द प्लांट्स विच लिव एंड फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड सेप्रोफाइटिंग प्लांट्स। मतलब जहाँ पे सब कुछ सड़ा हुआ है, कोई ऑर्गेनिज्म है वो एकदम नाश हो चुका है, वहाँ पे प्लांट्स लिव होना, वहाँ पे प्लांट्स का ग्रो होना, वहाँ से अपना फूड प्रिपेयर करना, इस तरह के प्लांट्स को कहते हैं सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। कहाँ पे लिव करते हैं और कहाँ से खाना खाते हैं तो कि मरे हुए अथवा तो डेड हुए ऑर्गेनिक मैटर हो, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर हो, डेड सेल्स हो, वहाँ पे अपना गुजारा करना और वहाँ से फूड लेना, इस तरह के प्लांट्स को कहते हैं सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। बेस्ट एग्जाम्पल है मशरूम। देखो, मेनी बैक्टीरियाज एंड फंगाई लाइक मशरूम्स, मोड्स एंड यीस्ट आर सेप्रोफाइटिक प्लांट्स और सेप्रोफाइट्स। बहुत सारे बैक्टीरिया अथवा तो फंगाई क्या है तो कि सेप्रोफाइटिक प्लांट्स है, क्योंकि वो कहाँ से तो कि डेड सेल्स में से ही, डिकेड ऑर्गेनिक मैटर में से ही अपना क्या करते हैं, अपना फूड ले लेते हैं। सेप्रोफाइट्स लाइक द पैरासिट्स लाइक ग्रीन कलर एंड डू नॉट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। जैसे पैरासिटिक में ग्रीन कलर, पैरासिटिक प्लांट्स में ग्रीन कलर उनके लिए इसमें नहीं होता, इसलिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो सकती ना। बिल्कुल उसी तरह सेप्रोफाइटिक प्लांट्स में भी ग्रीन कलर एब्सेंट होता है, लैक होता है, इसीलिए वहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो सकती नहीं है। सेप्रोफाइटिक फंगाई secrete digestive juice on the dead and decay matter and convert it into solution। जो सेप्रोफाइटिक फंगाई होते हैं वो क्या करते हैं, जूस को, डाइजेस्टिव जूस को सेक्रेट करते हैं, किसके ऊपर तो कि डेड और डिकेइंग मैटर, जहाँ पे ऐसा मैटर, डेड मैटर अथवा तो डिकेइंग मैटर जो सड़ चुका है, ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स अथवा तो सड़ चुके हुए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वहाँ पे ये जूस को सेक्रेट करते हैं और उनको सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसको न्यूट्रिशन के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेते हैं। द न्यूट्रिएंट्स आर देन एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम इट। पहले उनको सॉल्यूशन में कन्वर्ट करके उसको न्यूट्रिशन के थ्रू अपने अंदर ले लेते हैं। तो इस तरह ये अपना गुजारा करते हैं, किसके ऊपर तो कि डेड सेल्स हो, डीके ऑर्गेनिक मैटर हो, इसके थ्रू अपना फूड लेते हैं। फंगाई आर कॉमनली सीन ड्यूरिंग एंड आफ्टर रेन। फंगाई को बहुत बार हम कब देखते हैं तो कि एक तो ड्यूरिंग अथवा तो आफ्टर रेन, जब बारिश होती है तब, अथवा तो बारिश हो जाने के बाद हम फंगाई को ज़्यादातर देखते हैं। हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फेवर्स द ग्रोथ ऑफ फंगाई। हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, गर्मी और भेज वाला वातावरण फंगाई के ग्रोथ के लिए फेवर्स यानी कि उनके लिए सूटेबल है। हैव यू एवर ईटन मशरूम? क्या कभी आपने मशरूम खाए हैं? These days mushrooms are grown on a large scale so that this can be used as food। जब बारिश होती है उन दिनों में मशरूम ज़्यादा ग्रो होते हैं और फूड ले लेते हैं, फूड के तरह यूज हो जाते हैं। All mushrooms however are not edible। When you visit a supermarket you can find whitish umbrella like structure being sold। सभी मशरूम्स एडिबल होते नहीं हैं। अगर आप मार्केट में जाओ तो आप देख सकोगे कि अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर में बिका हुआ, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर में कुछ चीज़ बिक रही होगी। वो क्या होती है तो कि मशरूम्स ही होते हैं। मशरूम देखे ना सभी ने, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बिल्कुल अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं। कौन तो कि मशरूम्स, ये सेप्रोफाइटिक प्लांट्स है। दिस आर मशरूम्स, दिस कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड इन नेचर
इन ए फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट में भी नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं ड्यूरिंग, कब, तो कि रेनी सीजन में। ग्रोविंग ऑन रोटिंग वुड पीसेस, किसके ऊपर ग्रो हो गए, तो कि वुड पीसेस के ऊपर ग्रो होते हुए आप देख सकते हैं, कब, तो कि रेनी सीजन में। ऑल्सो हैव यू नोटिस्ड यूर अनयूज्ड शूज और स्कूल बैग्स लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर ए लॉन्ग टाइम। और एक बात पूछ रहे हैं कि क्या कभी आपने नोट किया है कि आप जो शूज़ यूज़ नहीं करते, जो स्कूल बैग यूज़ नहीं करते, उसको हॉट और ह्यूमिड यानी कि भेज वाले वातावरण और गर्मी के वातावरण में तो थोड़े दिन के लिए छोड़ दिया और बहुत सारे टाइम के बाद आप देखोगे तो क्या कभी आपने इस तरह नोटिस किया है, क्या हुआ होगा? यू विल फाइंड वाइट पैचेस अपियरिंग ऑन देम। आप देख सकोगे जब थोड़े दिनों के बाद भेज वाला वातावरण चला जाए, उसके बाद आप जब निकालते हो तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, तो कि एक वाइट पैचेस, वाइट कलर का उसके ऊपर आपको दिखाई देगा। अभी रेनी सीजन जाएगा, उसके बाद जब आपकी मम्मी घर साफ करेगी तो आप देख सकोगे कि बहुत सारे ऐसी जगह पे जहाँ पे भेज लगता है, वहाँ जो सामान रखा हुआ है उसको आप निकाल के देखोगे तो उसके ऊपर वाइट पैचेस लगा हुआ दिखेगा। दिस वाइट पैचेस आर फंगाई। ये जो होते हैं वो कौन होते हैं, तो कि फंगाई होते हैं, जो भेज वाले वातावरण में ज्यादा ग्रो होते हैं। तो इस तरह के प्लांट्स को कौन सा प्लांट्स कहते हैं, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। ये सभी यहाँ पे डिटेल में समझाएंगे, लेकिन मेन बात क्या है, तो जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं और अपना फूड लाइव करते हैं वो पैरासिटिक प्लांट्स, और जो डिकेड ऑर्गेनिक मैटर और डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर जो प्लांट्स ग्रो होते हैं उनको कहते हैं सेप्रोफाइटिक प्लांट। समझ में आया? नेक्स्ट 2 पॉइंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज का आपका होमवर्क है ये 2 पॉइंट्स के बारे में अच्छे से रीड करना। नमस्ते।